Everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Prati. We are discussing today the topic of polity, that is constitution. The topic is basically the president की एलिजिबिलिटी और इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में. देर आर लॉट मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, who are not able to retain the things regarding the presidential elections and the eligibility. So today I will be discussing about the eligibility and then election में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जिसके लिए स्पेशली वर्ड यूज़ किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज. और बहुत ही तरीके से समझेंगे वोटिंग का मेथड भी, कैसे वोटिंग की जाती है. ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. और विद क्वेश्चंस, ये पुराने क्वेश्चंस जहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं. क्लियर है? इलेक्शन के ऊपर ही. क्लियर है जी? ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है. So we will discuss about all these things. Who are the one who will be voting in the election? They are asking these questions in the paper. Clear है जी? आइए ज़रा स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को. एलिजिबिलिटी के लिए अगर डिस्कस करें दोस्त, आर्टिकल 58 में बताया हुआ एलिजिबिलिटी के लिए नंबर 1, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. यहाँ पर याद रखिएगा. जबकि अगर इलेक्शन ऑफ, अगर आप राज्यसभा का मतलब चेयरमैन, अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो वहाँ पर टू बी इलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है. ये तीनों चीज़ें. चौथी, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एनी अथॉरिटी. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति अगर हैं, वाइस प्रेसिडेंट, या ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं, या गवर्नर हैं, या कोई मिनिस्टर है, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा. ये भी पॉइंट याद रखें. आर्टिकल 58 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं फॉर एलिजिबिलिटी. समझ आया जी? एलिजिबिलिटी मतलब काबिलियत क्या चाहिए आपको बनने के लिए राष्ट्रपति. तो कोई है नहीं, एजुकेशन के बारे में बात नहीं की हुई, सिर्फ सिटीजनशिप की बात की गई है, उम्र की बात की गई है, और एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. क्लियर है जी? ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो. उसके बाद अगर बात करें तो भाई इलेक्टोरल कॉलेज. अब जब कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके वोटिंग में कौन कौन वोट डाल सकता है उसके चुनाव में. याद रखिएगा, ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट डायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि जो लोगों द्वारा चुने गए एमपीज़ हैं और एमएलएज़ हैं वो वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में. यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है दोस्त, यहीं पर मैक्सिमम पीपल गेट कन्फ्यूज. इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये याद रखिएगा, ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो मीन्स इलेक्टेड. जो नॉमिनेटेड होते हैं 12 राज्यसभा में, वो यहाँ पर वोट नहीं करेंगे, याद रखिएगा. दूसरी तरफ से नीचे अगर देखें, एमएलएज भी यहाँ पर स्टेट से वोट कर रहे हैं. यहाँ पर भी क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, एमएलसीज नहीं, ये भी याद रखिएगा. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिनाइड इन अ शेयर इन देयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ना तो नॉमिनेटेड मेंबर्स. क्लियर है? और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लिखना है यहाँ पर, याद रखिएगा जी. लेकिन 2 यूटीज़ की भी आएंगी. कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी की भी यहाँ पर मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में राष्ट्रपति के. ये सभी को क्लियर हो चुका है. नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट पार्टिसिपेट. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली. यही चीज़ हमने समझा. in accordance with the system of very important proportional representation by single transferable vote and secret ballot. ये पॉइंट आपको समझना है. एक तो proportional representation होना चाहिए, single transferable vote होना चाहिए, और secret ballot से. तो दोस्त ये 2 प्रिंसिपल इंश्योर करता है, एक तो यूनिफॉर्मिटी और दूसरा पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएज. ये चीज़ याद रखेंगे, अभी बात करेंगे. यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और दूसरा पैरिटी. ये क्या मतलब है, इस चीज़ को मैंने आज समझाना है, और कैसे एमपी की वैल्यू होती है वो चीज़. अल्टीमेटली देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स. सभी की स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन का बराबर स्केल रखा गया. वो कैसे? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ ईच स्टेट इज इन द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. याद रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इनटू 1/1000, मतलब डिवाइडेड बाय 1000. तो ये चीज़ है भाई वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए. इससे इससे क्या आप निकालेंगे? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए. और वो प्रपोर्शन किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से. हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से ये दी गई है वैल्यू ऑफ वोट.
क्लियर है, इसलिए हमने वर्ड वहाँ पर क्या यूज़ किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है जी। अगला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ ईच स्टेट इज कैलकुलेटेड एंड देन द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट्स इज एग्रीगेटेड। उसके बाद सारे स्टेट्स के एमएलए की वोट्स की वैल्यू को भी एग्रीगेट भी किया जाता है, वो देखेंगे अभी। अब देर इज अ पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज एंड एमएलएज। जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ एमपीज की निकलेगी और एमएलएज की निकलेगी वो बराबर होगी, वो देखेंगे कैसे। फॉर सिक्योरिंग पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स and the unions, it has been laid down that the total value of votes of all the elected members of parliament shall be equal to the total value of all the MLAs of all the states। याद रखिएगा ये चीज़, क्लियर है जी। जितने भी MPs की वैल्यू निकली है वोट की और जितने पूरे इंडिया के MLAs हर स्टेट के, वो सभी को ऐड करके ये बराबर आएगी। ये समझेंगे कैसे। सो देयर इज़ अ पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs एंड द MPs, यही चीज़ हमने समझी। और ये फॉर सिक्योरिंग पैरिटी ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये वैल्यू पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बताया रहा हूँ। तो मेरे भाई ऊपर जितने एमएलएज की वैल्यू निकाली है उनकी सभी को टोटल एग्रीगेट किया, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डिवाइड करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। अब सिंगल वोट सिस्टम है। राष्ट्रपति के चुनाव में ईच वोटर कास्ट ओनली वन वोट, लेकिन उसकी वैल्यू वेरी करती है वोटर टू वोटर। अगर वो एमएलए यूपी का है तो उसकी वैल्यू, वोट की वैल्यू ज़्यादा है, अगर वो एमएलए किसी और स्टेट का तो उसकी कम है। क्लियर है। लेकिन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इज यूनिफॉर्मली द सेम while the value of vote of MLA varies from state to state. This is a very very important point which I have highlighted over here. Remember this thing। और समझ आ रहा है, I am expecting अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ डू पुट अप अ कमेंट ओवर देयर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। और अगर अच्छा भी लगे तो डू शेयर इट विद द अदर पीपल सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लियर है जी। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एम पी फ्रॉम उड़ीसा लाइक एवरी अदर एम पी इज सेम, बट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए फ्रॉम उड़ीसा इज डिफरेंट। समझ गए जी। जो एमपी है उड़ीसा से उसकी वैल्यू ऑफ वोट बाकी यूपी का एमपी हो उसके बराबर ही होगी, लेकिन एमएलए की वोट की वैल्यू फ्रॉम उड़ीसा और फ्रॉम यूपी विल बी डिफरेंट। यस। अब जब आप वोट डाल रहे हैं, ये तो हमने वैल्यू ऑफ वोट का तो समझा, जब आप वोट डाल रहे हैं तो दोस्त वहाँ पर ना सिंगल ट्रांसफरेबल की बात की गई ना, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना होगा। समझ लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं या 3 कैंडिडेट्स हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ए को दी है, सेकंड प्रायोरिटी आपने सी को दिया, थर्ड प्रायोरिटी बी को दी है, तो इनको प्रायोरिटी देंगे, आप अपनी प्रेफरेंसेस देंगे। एंड दिस वोट गोज टू द कैंडिडेट टू होम ही गिव्स द फर्स्ट प्रेफरेंस। जिसको पहली प्रेफरेंस दी गई पहले उसके साथ कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू विन द रिक्वायर्ड विनिंग कोटा, जितना 50% से ज़्यादा उसको वोट मिलना चाहिए था फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से, वो अगर नहीं मिला और नो अदर कैंडिडेट ऑल्सो गेट्स द रिक्वायर्ड विनिंग कोटा, तब वो वोट ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकंड कैंडिडेट को, टू होम ही हैज साइन द सेकंड प्रेफरेंस। तो इस तरह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो रही है। पहले ए को दिया, अब सारा गिना सभी का ए का, अगर उसका नहीं बन रहा तो सेकंड प्रेफरेंस को गिना जाएगा इस प्रकार। द प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ वोट्स इज इन केस नो कैंडिडेट गेट्स द रिक्वायर्ड विनिंग कोटा ऑफ वोट्स। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन नो गेट्स द रिक्वायर्ड विनिंग, ये समझ आ गया जी। फर्स्ट वोट, his votes can be transferred to the remaining candidates on the basis of second preferences as voted by his voters। ये चीज़ हमने समझी है जी। इसके बाद ये समझ आ गया सभी को कैसे वोटिंग होती है, और कोटा से 50% से ज़्यादा अगर हो गया बाई 2+1 तो देन दैट पर्सन इज इलेक्टेड। आइए ज़रा क्वेश्चंस देखें किस प्रकार यूपीएससी पूछता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे ही। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। सेकंड, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात क्या की गई है भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ये यहाँ पर गलत है जी। डिप्टी चेयरमैन तो मेंबर होता है राज्यसभा का, जबकि चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये याद रखें, हु इज वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर है जी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकेंड, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट, बिल्कुल ठीक है जी।
दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरी राइट, वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं एक चीज़ आपको याद करवाना चाहूँगा, याद रखिएगा, इसको याद करें, क्योंकि 90% बच्चा कंफ्यूज होता है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर में कहाँ पर वोट डालेंगे या नहीं। या अगर मैं पूछूं इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में बिल्कुल करेंगे जी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में बिल्कुल करेंगे, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इवन दैट केस में भी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स किस में वोट नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में। ये पॉइंट आपने याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स ओनली डू नॉट वोट इज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बाकी सभी जगह पर नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डालेंगे। क्लियर है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये इस प्रकार आप अगर नोटिस करें, द क्वेश्चन जो बनाया गया यूपीएससी द्वारा बहुत ही उलझाने के लिए, पहले चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन में कन्फ्यूजन डाली, और मेरे को भी पता आप लोगों में से आधे लोगों को भूल ही गया होगा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ही इज़ नॉट अ मेंबर, इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी स्टेटमेंट में भी आपको अगर देखें, नॉमिनेटेड मेंबर का वो कंपेयर किया विद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन बाय यूपीएससी, 2013 में आईएएस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, आपको भी पता भाई हमारे पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में 3 हिस्से हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 हिस्से हैं जी, 2 नहीं है, 3। तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली। गलत है जी, क्या सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर, एमएलए भी तो पार्टिसिपेट करते हैं दोस्त, तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1 ओनली शुड हैव बीन द आंसर। तो नेक्स्ट है जी, वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। ये अभी हमने पढ़ा भी और समझा भी है, फॉर्मूला भी समझा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन दैट स्टेट इनटू 1/1000। क्लियर है जी। तो मेरे मित्र, ये जो वैल्यू है स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ राज्यसभा। नहीं जी, हमने ये कोई अलग फॉर्मूला तो कहने, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी होती क्या, टोटल सभी एमएलएस की वोट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा एंड राज्यसभा टोटल। तो एमपी लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सभी की वैल्यू सेम होगी। रादर कल को डाल दे स्टेटमेंट की लोकसभा के राज्य मतलब इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा का एमपी जो है फ्रॉम यूपी इज हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम ओडिशा, नो, दे आर हैविंग सेम। एमपीज की सभी की सेम है किसी भी स्टेट से, लेकिन एमएलएस की डिफरेंट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 ओनली, ए ओनली। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये मैंने बताना भी था भाई, अगर राष्ट्रपति का जब चुनाव में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता तो उसके डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। और राष्ट्रपति जब चुना गया तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सभी को समझ आ चुका है। आज मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस करना था इलेक्शन प्रोसेस, और ये क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नॉमिनेटेड कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉट मेनी पीपल आर फेसिंग दिस इशू, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल। नाउ आई होप योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड आउट इन दिस सीरीज, इन दिस प्रॉपर दिस पीपीटी वीडियो में। मेरे भाई, अगर अच्छा लगे मेरा ये काम आपको, तो प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल so that maximum people can join us on this channel. I will be covering up all these important topics in this फटाफट सीरीज। ये प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, इस तक्षला क्लासेस के यहाँ पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर फटाफट सीरीज वी विल बी टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर CDS, CFF और NDA एग्जामिनेशन, जहाँ पर UPSC पूछता है जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस, राइट। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद एवरीवन।